हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो स्टार्ट करते हैं आज की सबसे पहला प्रश्न का वीडियो। आज हम लोग जो 12 नवंबर को सेकंड शिफ्ट हुई थी उसका सारे प्रश्न जीएस के देखते हैं। तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न कह रहा है, राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो राज्यसभा का सदस्य चुनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए। ऑप्शन सी 30 वर्ष। अब यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है 35 वर्ष। तो 35 वर्ष किसे चुना जाना चाहिए। 35 वर्ष होती है राष्ट्रपति के लिए, हमारे प्रेसिडेंट के लिए। 35 वर्ष प्रेसिडेंट के लिए होती है। 25 वर्ष किसके लिए होती है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए। और 21 वर्ष किसके लिए चाहिए, तो 21 वर्ष ग्राम पंचायत में जो प्रधान बनते हैं उसके लिए चाहिए। ठीक है। तो 30 वर्ष हमारे राज्यसभा के सदस्य के लिए, 35 वर्ष राष्ट्रपति बनने के लिए, 25 वर्ष लोकसभा का सदस्य बनने के लिए और 21 वर्ष ग्राम प्रधान अर्थात ग्राम पंचायत का जो प्रधानी चुनाव होता है उसके बनने के लिए। अब आप लोग बताइए कि, चलिए हम ही बता दे रहे हैं कि वोट देने का अधिकार कितने वर्ष पर होता है। 18 वर्ष पर। कितने वर्ष के हो जाएंगे आप, 18 वर्ष के हो जाएंगे तो आप वोट देने का अधिकार रख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना। कंप्यूटर शब्दावली में 1 गीगाबाइट के समान है। 1 गीगाबाइट किसके समान है। ऑप्शन ए है 1024 टेराबाइट, ऑप्शन बी है 1024 किलोबाइट, ऑप्शन बी है और ऑप्शन सी है 1024 बिट्स, या ऑप्शन डी है 1024 मेगाबाइट। तो इसका हो जाएगा 1 गीगाबाइट बराबर 1 जीबी बराबर कितना होता है, आप सब लोग जानते हैं, जैसे 1024 MB अर्थात मेगाबाइट। 1024 MB अर्थात ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। ऑप्शन ए है कूट लेखन अनुवाद के लिए है, स्टेग्रोग्राफी श्रुत लेखन के लिए है, ऑप्शन बी है कूट लेखन संदेश सामग्री के आवरण के लिए, स्टेग्रोग्राफी श्रुत लेख के लिए है, ऑप्शन सी है कूट लेखन संदेश सामग्री के आवरण के लिए है, स्टेग्रोग्राफी स्वयं संदेश के अस्तित्व को छिपाने के लिए है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात जो हमारा कथन 3 है ये सही हो जाएगा। कथन 3 ऑप्शन डी ये सही हो जाएगा। ठीक। कूट लेखन संदेश सामग्री के आवरण के लिए है, स्टेग्रोग्राफी स्वयं संदेश अस्तित्व को छुपाने के लिए है। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण सेंट्रल जू अथॉरिटी की स्थापना वर्ष डैश में की गई थी। ऑप्शन ए है 1982, ऑप्शन बी है 1972, ऑप्शन सी है 1992 या ऑप्शन डी है 2002। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1992 में। चिड़ियाघर, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण कहाँ पे स्थित है, नई दिल्ली में है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, CRPC की धारा डैश के अनुसार एक थाने के प्रभारी अधिकारी का कर्तव्य मौखिक रूप से दी गई प्रत्येक जानकारी का रिकॉर्ड रखना तथा FIR तैयार करना है। किसके अनुसार है। ऑप्शन ए है 154, ऑप्शन बी है 134, ऑप्शन सी है 174, ऑप्शन डी है 164। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 154 के अनुसार। ठीक है। 154 के अनुसार थाने के प्रभारी अपना कर्तव्य के लिए मौखिक दी गई जानकारी को इसका रिकॉर्ड रखना और FIR तैयार करना उनका होता है कर्तव्य। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 6 पर चलते हैं। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत किस अवधारणा पर आधारित है। तो ऑप्शन ए है ज्यामितीय जनसंख्या वृद्धि और अंकगणितीय खाद्य आपूर्ति वृद्धि, ऑप्शन बी है घातीय मुद्रास्फीति और निम्न बेरोजगारी दर, ऑप्शन सी है उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, ऑप्शन डी है निम्न निर्भरता अनुपात और उच्च जनसांख्यिकीय लाभांश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ज्यामितीय जनसंख्या वृद्धि और अंकगणितीय खाद्य आपूर्ति। अब इसको एक थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे माल्थस ने कहा था कि जनसंख्या हमारी डबल होती जाएगी। जैसे अगर 1 है तो 2 फिर हो जाएगी, 2 है तो 4 हो जाएगी, 4 है तो 8 हो जाएगी, 8 से 16, 16 से 32 हो जाएगी। इस तरह से बढ़ती है हमारी जनसंख्या, ये हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ होती है। लेकिन हमारी खाद्य आपूर्ति कैसे बढ़ती है, खाद्य आपूर्ति हमारी 1, 2, 3, 4 इस तरह से बढ़ती है, अंकगणितीय नंबर के अनुसार बढ़ती है। ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गठित सलाहकार बोर्ड द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया अधिनियम की धारा डैश में पाई जाती है। तो 7वां का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए 11।
इसके ऑप्शन है 11, 10, 9, 12, तो इसका आंसर हो जाएगा 11। अब एक चीज़ देख लेते हैं, 9 क्या है एक्चुअली? 9 है सलाहकार बोर्ड का गठन होगा। 10 क्या है? सलाहकार बोर्ड को निर्देश दिया जाएगा। 10 सलाहकार बोर्ड को निर्देश दिया जाएगा। 11 आप लोग पता ही चल गया, 11 के तहत सलाहकार बोर्ड द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया है 11 के अनुसार। और 12 के अनुसार क्या है? सलाहकार बोर्ड की सूचना पर कार्रवाई होगी। तो कार्रवाई 12 में होगी। इसका आंसर हो जाएगा, जो प्रक्रिया है उसके 11 के अनुसार अपनाई जाएगी। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 8। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में शहरी स्थानीय शासन से संबंधित संवैधानिक प्रावधान किए गए थे? शहरी स्थानीय शासन का अर्थात नगर पालिका जो बनाई गई थी, किस अधिनियम के तहत बनाई गई थी वो? तो इसका आंसर सीधे बता देते हैं, उसके बाद थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे एक आध संविधान संशोधन और। इसका आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992। अब यहाँ पे इसका आंसर तो हो गया, लेकिन एक 73वां भी है। 73वां संविधान संशोधन 1900, ये भी 1992 ही में ही हुआ था। ये किसके लिए है? ये पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए है। तो 73वां पंचायतों के लिए है और 74वां नगर निगमों के लिए, नगर पालिकाओं के लिए, जो शहरी स्थानीय शासन है। ठीक है। अब यहाँ 44वां बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। 44वां क्या है? 44वें के अनुसार, हाँ 44वें के अनुसार 1976 में जो किया गया था, इसमें से एक मौलिक कर्तव्य को निकाल दिया गया था। किसको निकाल दिया गया था? संपत्ति के अधिकार को। जो मौलिक अधिकार हमारा था, संपत्ति का अधिकार, इसको निकाल दिया गया था 44वें संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है। बाकी 42वां संविधान संशोधन हम लोग बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, उसको बाद में देखेंगे। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 74वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 9। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित की अधिकतम संभावित संख्या कितनी होती है? तो इसका सिंपल सा आंसर है 34। इसमें जो मुख्य न्यायाधीश होंगे उनको समाहित करते हुए संख्या टोटल 34 होगी। अच्छा, स्टार्टिंग में कितनी थी? जब हमारा सर्वोच्च न्यायालय बना था उस समय मुख्य न्यायाधीश एक थे प्लस 7 अन्य न्यायाधीश थे, तो टोटल संख्या थी 8। वर्तमान में कितनी है? 34 टोटल मुख्य न्यायाधीश सहित। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 10। पृथ्वी के क्षोभ मंडल में सबसे प्रचुर गैस कौन सी है? तो ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है आर्गन, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी है ऑक्सीजन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन कितना है? नाइट्रोजन है 78%। नाइट्रोजन कितना है? 78%। ऑर्गन कितना है? ऑर्गन कितना है? ऑर्गन हो जाएगा 0.93%। ऑर्गन हो जाएगा 0.93%। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी हो जाएगी? 0.03%। ध्यान रखिएगा, आर्गन कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा है। और हमारी ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी? ऑक्सीजन सबको पता है 21%। तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन हो जाएगी 78%, और दूसरे नंबर पे कौन सी गैस है? ऑक्सीजन, जो लगभग 21% है। अगर एग्जैक्ट डाटा देखें तो 20.95% है ऑक्सीजन। इसको सिंपली 21% कह देते हैं। ठीक है। सारे का डेटा पता हो गया, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाइट्रोजन 78%। ऑलराइट, नेक्स्ट चलते हैं, प्रश्न नंबर 11। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बिना हथियार के शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने के अधिकार से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए अनुच्छेद 19(1)D, ऑप्शन बी है 19(1)C, ऑप्शन सी है 19(1)A या ऑप्शन डी है 19(1)B। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 19(1)B, और 21 ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। ऑप्शन नंबर डी 19(1)B के अनुसार हम बिना हथियार के शांतिपूर्ण सम्मेलन करके मतलब इकट्ठा हो सकते हैं। अब ये 19 वाला अनुच्छेद जो है, इसमें हम पूरा डिटेल बताएंगे, एक शॉर्ट वीडियो बना देंगे जिसमें 19 का पूरा डिटेल होगा। ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है? भारत में किस राज्य सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत
सरकारी कार्यालयों और प्राधिकरणों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए जन सूचना पोर्टल की शुरुआत की। तो किसने की थी ये राजस्थान ने की थी। आंसर सीधे है राजस्थान। ठीक है, सिंपल आंसर है, इसको सीधे याद। जन सूचना पोर्टल की शुरुआत किसने की थी? राजस्थान ने। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 13 पे। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना के लिए किस समिति द्वारा अनुशंसा की गई थी? किस समिति द्वारा अनुशंसा की गई थी? तो ऑप्शन ए है ML झिंगन समिति, ऑप्शन बी है फिरवानी समिति, ऑप्शन सी है अरविंद मायाराम समिति, या ऑप्शन डी है YV रेड्डी समिति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिरवानी समिति। फिरवानी समिति के अनुसार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मतलब NSE की स्थापना की गई थी। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है? NSE का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। बहुत बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, आप सभी लोग जरूर इसके बारे में सुने होंगे कभी ना कभी। ठीक है, तो ऑप्शन बी फिरवानी समिति। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 14। निम्नलिखित में से किस रोग में लार ग्रंथियों की सूजन के लक्षण दिखते हैं? ये हम लोग गांव में बहुत देखे हैं, पहले बच्चों को बहुत ज़्यादा होते थे, आज भी होते हैं, अब कम हो गया है। इसका देखते हैं ऑप्शन मोतियाबिंद, ऑप्शन बी है करोनरी धमनी रोग, ऑप्शन सी है परहृदशोथ, ऑप्शन डी है कंठमाला या गलगंड रोग। तो इसका आंसर हो जाएगा कंठमाला या गलगंड रोग। बच्चों में देखते होंगे आपके कान के पास से गलफड़े सूज जाते हैं, कई बार ऐसा होता है, तो गलफड़े सूज जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं? कंठमाला या गलगंड रोग। तो रोग ग्रंथि जो रोग में लार ग्रंथियों के सूजन हो जाती है इसमें। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 15 चलते हैं। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में डैश के लिए प्रावधान किया गया है? किसके लिए प्रावधान किया गया है? यहाँ कूट दिया गया है, फिर उसका ऑप्शन दिया गया है। तो पहले कूट देख लेते हैं। कूट ए है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, जिला मानवाधिकार आयोग या और मानवाधिकार न्यायालय। तो इसमें जान लीजिए कि मानवाधिकार आयोग भी है, राज्य मानवाधिकार आयोग है और मानवाधिकार न्यायालय है। जिला मानवाधिकार आयोग इसमें नहीं है। तो इसका आंसर किसने बनना है? ABD। ABD किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में ABD दिया गया है। ठीक है, याद रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। डैश के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के 6:5 के निर्णय द्वारा यह निर्धारित किया गया था कि विधायिका के पास मौलिक अधिकारों को समाप्त या सीमित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, ऑप्शन बी है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ऑप्शन सी है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ऑप्शन डी है शंकरी प्रसाद सिंह बनाम भारत संघ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माफ कीजिएगा, ऑप्शन सी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। यह कब हुआ था? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में। कब हुआ था? 1967 में। याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 17। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो अनुच्छेद 144 या अनुच्छेद 124 या अनुच्छेद 134 या अनुच्छेद 113। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 124 के अनुसार। अनुच्छेद 124 के अनुसार जनवरी 1950 में भारतीय उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न पे देखते हैं। बाकी अनुच्छेद भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम लोग स्पेशल अनुच्छेद का एक पूरा एपिसोड लेके आएंगे। 1 से लेकर के 395 अनुच्छेद तक जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद रहेंगे उसको कुछ कुछ पार्ट में करके हम लोग डिटेल में देख लेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 18। डैश एक प्रकार का साइबर अपराध है जहां कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क कंप्यूटर वायरस से संक्रमित होता है। तो इसका सीधे आंसर देख लेते हैं, क्योंकि हम कल भी इसका डिटेल किया था, हम लोग कल जो वीडियो थी उसमें जिक्र किया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मालवेयर अटैक। मालवेयर अटैक बोलते हैं इसको, कल हम लोगों ने इसके बारे में जिक्र किया था, उस शिफ्ट में भी एक प्रश्न आया था कुछ ऐसे करके। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 19 देख लेते हैं। जायद फसल डैश ऋतु के दौरान होती है? जायद फसल कब होती है? शरद ऋतु में या ग्रीष्म ऋतु में या शीत ऋतु में या वर्षा ऋतु में? कब होती है? तो ऑप्शन बी इसका हो जाएगा ग्रीष्म ऋतु में। ग्रीष्म ऋतु में जायद फसल होती है। अब जायद फसल के प्रमुख कौन कौन से हैं? तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, ये सब हो जाएंगे। अर्थात जो पानी वाली जो फसलें रहती हैं जिसमें पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिन फसलों में खुद में, जैसे खीरा हो गया, इसमें पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है, ककड़ी हो गई, इसमें भी पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है, तो ऐसी फसल को जायद फसल कहते हैं और ये ग्रीष्म ऋतु में होती है।
इसके बोने का समय भी हम लोग पूरा देखेंगे जब तीनों फसल एक शॉर्ट वीडियो बना के हम पूरा डिटेल दे देंगे इसका। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 20। आय के 5 मदों के तहत दी गई आय को जोड़ने के बाद प्राप्त राशि को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अब ऑप्शन देख लेते हैं। निवल आय, ऑप्शन बी है वास्तविक आय, या ऑप्शन सी है शुद्ध कुल आय, या ऑप्शन डी है सकल कुल आय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सकल कुल आय बोलते हैं। आय के 5 मदों के तहत दी गई आय को जोड़ने के बाद प्राप्त राशि को जो कहा जाता है उसको क्या कहा जाता है? सकल कुल आय। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये इकोनॉमी का चैप्टर है, हम पूरा डिटेल में बाद में हम लोग देखते हैं। अब प्रश्न संख्या 21। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया से संबंधित है? चुनाव प्रक्रिया से कौन संबंधित है? तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए अनुच्छेद 55, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 72, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 78, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 60। अब इसमें देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया किसमें है? अनुच्छेद 55 में। अब देख लेते हैं कि अनुच्छेद 72 में अच्छा क्या है। अनुच्छेद 72 में है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। क्षमादान कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि राज्यपाल भी क्षमादान कर सकता है, लेकिन वह मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकता, जबकि राष्ट्रपति कंप्लीट क्षमादान कर सकता है, मृत्यु दंड तक को भी। ठीक है। अनुच्छेद 78 में क्या है? अनुच्छेद 78 में है राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने संबंधी प्रधानमंत्री का दायित्व है। अनुच्छेद 78 में तो ये प्रधानमंत्री का दायित्व होगा कि राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करें। अच्छा, अनुच्छेद 60 में क्या है? अनुच्छेद 60 में है शपथ। किसकी शपथ? तो राष्ट्रपति की शपथ है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ है। ये चारों अनुच्छेद बहुत ही महत्वपूर्ण है, निश्चित रूप से आप लोग याद कर लीजिएगा। तो राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया अनुच्छेद 55, राष्ट्रपति का क्षमादान अनुच्छेद 72, और प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने का दायित्व है अनुच्छेद 78 में, और राष्ट्रपति की शपथ है अनुच्छेद 60 में। ठीक है। अब प्रश्न संख्या 22 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन NRI और निर्यात उन्मुख इकाइयों के प्रस्तावों, पूंजीगत वस्तुओं या उपकरणों के आयात के लिए इक्विटी मुद्दों से संबंधित प्रार्थना पत्रों का पूर्व संचालन करता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं इसका। ए है डाक विभाग, बी है दूरसंचार विभाग, सी है औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग मतलब DIPP, या ऑप्शन डी है उपभोक्ता मामले का विभाग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग DIPP। ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। DIPP विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1995 में। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 23। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार के तहत अधिग्रहित भूमि के बाजार मूल्य का आकलन और निर्धारण डैश करता है? तो कौन करता है? ऑप्शन ए है ग्राम प्रशासनिक अधिकारी, ऑप्शन बी है समाहर्ता या जिलाधिकारी, ऑप्शन सी है उपपंजीयक, या ऑप्शन डी है तहसीलदार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, समाहर्ता या जिलाधिकारी। तो कौन निर्धारित करता है? जिलाधिकारी करता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन प्रश्न संख्या 24। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? ये सबसे प्रसिद्ध प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। इसका आंसर सीधे बता देता हूँ, चरकुला। चरकुला उत्तर प्रदेश का नृत्य है। अच्छा, लावा कहाँ का है अब बताइए? लावा है लक्षद्वीप का। लावा कहाँ है? लक्षद्वीप का। लावा लक्षद्वीप का नृत्य है। और बिहू का है? बिहू है असम का। हम लोग इस तरह से याद करते हैं कि असम की बहू, ध्यान रखिएगा, असम की बहू अर्थात असम का लोक नृत्य कौन सा है? बिहू। ये बहुत महत्वपूर्ण है। चरकुला उत्तर प्रदेश का है, लावा लक्षद्वीप का है, और बिहू असम का है। ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। साउथ एशिया वीमेन इन एनर्जी SAWIE मंच को डैश द्वारा शुरू किया गया था? तो किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र महिला संगठन, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए संयुक्त राज्य एजेंसी USAID, ऑप्शन सी है UNO, ऑप्शन डी है ह्यूमन राइट वॉच। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, USAID। ठीक है। इसका USAID
इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सावी को कौन शुरू किया था? यूएस एड बोलते हैं। ठीक, प्रश्न संख्या 26। 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के मौलिक अधिकार को भारत के संविधान में वर्ष डैश में प्रस्तावित किया गया था। अब इससे संबंधित प्रश्न कल हम एक और डिस्कस किए थे। इसका ऑप्शन देख लेते हैं, 1995 या ऑप्शन बी 1998, ऑप्शन सी 2002 या ऑप्शन डी 2000। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा कब दी जानी थी? तो ऑप्शन सी 2002 में। 2002 में 85वां संविधान संशोधन प्रस्तावित किया गया था, मतलब पारित किया गया था। उसके अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क राज्य शिक्षा देगा, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देगा। अब एक चीज़ और बताइए कि यह किस अनुच्छेद में है? यह आपको बताना है, क्योंकि हमने कल इसके बारे में डिस्कस किया था। आप देख ले पा रहे हैं कैसे कैसे प्रश्नों का रिलेशन बन रहा है। एक प्रश्न से दूसरे शिफ्ट में रिलेशन निश्चित रूप से आ रही हैं प्रश्नों के। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले तो ये बताइए कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों का जो एजुकेशन है वो किस अनुच्छेद में दी गई है, और 0 से 6 वर्ष के बच्चों का भी आप बताइए कि किस अनुच्छेद में दिया गया। ये दोनों हम कल के वीडियो में डिस्कस किए थे। अगर नहीं देखे हो तो प्लीज़ इसको जाकर जरूर देखें, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है वो। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2002 में। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 में चलते हैं। माफ़ कीजिएगा, इसमें हमने 85वें संविधान संशोधन बता दिया क्या? वो है 86वें संविधान संशोधन। अगर 85वें बताया हो तो माफ़ कीजिएगा, 86वें संविधान संशोधन है 2002 में। ठीक है, आगे चलते हैं। 27वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? अब उत्तर प्रदेश देखते हैं। ऑप्शन ए है 2000, ऑप्शन बी है 2010, ऑप्शन सी है 1995 या ऑप्शन डी है 2003। अब उत्तर प्रदेश को कब विभाजित किया गया था, ये अगर आप लोगों को याद ध्यान हो तो उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड कब अलग हुआ था? सन 2000 में। कब अलग हुआ था? सन 2000 में, 9 नवंबर 2000 को। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। तो वही अधिनियम यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, अगर आप लोगों को याद हो तो बताइए 2000 में और कौन 2 राज्य बने थे उत्तराखंड के अलावा? चलिए हम बता दे रहे हैं। इसका है 1 नवंबर को बना था छत्तीसगढ़, 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ बना था, 9 नवंबर को उत्तराखंड बना था और 15 नवंबर को झारखंड बना था। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड बना था 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर को। 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर को। छत्तीसगढ़ बना था एमपी से अलग होकर के, उत्तराखंड बना था उत्तर प्रदेश से होकर के, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। और झारखंड किससे होकर के बना था? तो बिहार से। झारखंड किससे बना था? बिहार से अलग होकर के बना था। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये तीनों डेट पूछता है। 1 नवंबर छत्तीसगढ़ एमपी से अलग होकर के, 9 नवंबर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर के, 15 नवंबर झारखंड बिहार से अलग होकर के, सारे सन 2000 में ही बने थे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 28। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है? राष्ट्रीय आपातकाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी प्रश्न में हम लोग तीनों आपातकाल के बारे में शॉर्ट में जानकारी देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी है 356, ऑप्शन सी है 331 या ऑप्शन डी है 360। तो अब इसका सबसे पहले आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल निर्धारित किया गया है। ठीक, अब इसमें देख लेते हैं कि 356 भी दिया है। 356 में क्या है? 356 में है राज्यों में जब संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाए तब राष्ट्रपति शासन लगता है। तो 356 में राष्ट्रपति शासन लगता है। आप लोग बहुत बार सुने होंगे कि राष्ट्रपति शासन लग गया इस राज्य में, राष्ट्रपति शासन लग गया उस राज्य में। तो राष्ट्रपति शासन इस अनुच्छेद के तहत लगता है, 356 अनुच्छेद के तहत। ठीक है, अब एक और महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 में क्या है? यह वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। वित्तीय आपातकाल से 360 संबंधित है। वित्तीय आपातकाल। अब वित्तीय आपातकाल के विशेषता ये है
कि आज तक भारत में वित्तीय आपातकाल एक बार भी लागू नहीं हुआ है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। 360 अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल का ये निर्धारण किया गया है, लेकिन आज तक भारत में वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 352, राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में से किसे राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को हटाने का अधिकार प्राप्त है? ऑप्शन ए है राज्य के राज्यपाल, ऑप्शन बी है भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी है केंद्रीय गृह मंत्री, या ऑप्शन डी है भारत के राष्ट्रपति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति को हटाने का प्राप्त है अधिकार। अच्छा, लेकिन ये लोग रखे कैसे जाते हैं? अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री द्वारा एक समिति गठित की जाती है जिसकी अनुशंसा पर राज्यपाल नियुक्त करता है। मुख्यमंत्री द्वारा समिति गठित की जाती है जिसकी अनुशंसा पर कौन मतलब लगाता है इन लोगों को, कौन बैठाता है? तो राज्यपाल इन लोगों को बनाता है, लेकिन हटाया किसको जाता है? हटाया कौन हटाता है? भारत का राष्ट्रपति इसको हटा सकता है। ठीक है, बहुत ध्यान रखिएगा। मुख्यमंत्री और राज्यपाल मिल करके इन लोगों को बनाते हैं, सदस्य को नियुक्त करते हैं, लेकिन हटाता है भारत का राष्ट्रपति है। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, ये कन्फ्यूज करके पूछता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 30, भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा गदर विद्रोह पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो गदर विद्रोह पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन ए है तुर्की, ऑप्शन बी है ब्रिटेन, ऑप्शन सी है यूएसए, या ऑप्शन डी है आयरलैंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा यूएसए। 1913 में लाला हरदयाल और उनके साथियों ने 1913 में लाला हरदयाल ने और उनके साथियों ने मिलकर के सैन फ्रांसिस्को, कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को कहाँ पड़ता है? यूएसए में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो 1913 में लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को यूएसए में गदर पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, प्रश्न संख्या 31 चलते हैं। तहसीलदार के पास डैश की शक्ति होती है? ऑप्शन ए है संबंधित गांव की अडंगल या पहानी प्रविष्टियों को सत्यापित करना और जांचना, ऑप्शन बी है स्थानीय तौर पर जानकारी हासिल करना कि क्या फसलें अडंगल या पहानी के अनुसार उगाई गई हैं, या ऑप्शन सी है अनधिकृत अतिक्रमण और सरकारी जल के अनियमित उपयोग के सभी मामलों का निरीक्षण करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी सी ए, मतलब ऑप्शन ए है बी, ऑप्शन बी है सी, ऑप्शन सी है ए, या ऑप्शन डी है ए बी सी तीनों। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपली ए बी सी तीनों। मतलब ये जितना तीनों हमने पढ़ा है ये तीनों सही है। तहसीलदार के पास इन तीनों की शक्ति होती है। डिटेल में आप लोग फिर से एक बार सुन लीजिए, आपको याद हो जाए। ठीक है, चलते हैं प्रश्न संख्या 32 की तरफ। सक्रिय ज्वालामुखियों की मौजूदगी के कारण निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है? तो रिंग ऑफ फायर किसको कहा जाता है? ऑप्शन देखते हैं। पूर्वी अफ्रीका के रिंग, ऑप्शन बी है प्रशांत या पैसिफिक के रिंग, ऑप्शन सी है अल्पाइन बेल्ट के रिंग, या ऑप्शन डी है हिमालय बेल्ट के रिंग। किसको कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा प्रशांत या पैसिफिक के रिंग बोला जाता है। अब इसको हम लोग पूरा डिटेल में ज्वालामुखी पढ़ेंगे तो बताएंगे कि वहाँ ज्वालामुखी एक्चुअली वहाँ पे है ही क्यों बहुत ज़्यादा, कौन कौन सी प्लेटें वहाँ पर आकर मिलती हैं, ये हम लोग पूरा देख लेंगे। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा प्रशांत के रिंग कहते हैं इसको, रिंग ऑफ फायर। प्रश्न संख्या 33, गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह केंद्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ए वक्रता का केंद्र, ऑप्शन बी है मुख्य अक्ष, ऑप्शन सी है ध्रुव, या ऑप्शन डी है वक्रता की त्रिज्या। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ध्रुव। ध्रुव गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के केंद्र को कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 34, जैविक हथियारों पर समझौता या कन्वेंशन किस वर्ष में लागू किया गया? ध्यान रखना किस वर्ष में लागू किया गया था ये। ऑप्शन ए है 1992, ऑप्शन बी है 1962, ऑप्शन सी है 1975, या ऑप्शन डी है 2002। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1975, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के मुख्यमंत्री, या ऑप्शन बी है केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री, ऑप्शन सी है भारत के राष्ट्रपति, या ऑप्शन डी है भारत के राज्यपाल।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 35 राज्य का राज्यपाल हो जाएगा। ध्यान रखना, नियुक्ति कौन करता है? राज्य के राज्यपाल। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 36, थोड़ा सा बड़ा हो गया ये। ओके, हरिहर और बुक्का भाइयों ने किस वर्ष में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की? तो हरिहर बुक्का भाइयों ने किस वर्ष विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की? तो ऑप्शन ए है 1336, ऑप्शन बी है 1346, ऑप्शन सी है 1356 या ऑप्शन डी है 1367। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1336। हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में की थी। ये कहाँ पड़ता है? ये कर्नाटक में पड़ता है। तो विजयनगर राज्य की राजधानी क्या थी? हम्पी, हम्पी इसकी राजधानी थी। ठीक है, और ये कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। ठीक है, हाँ एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, यहाँ लिख तो नहीं पाएंगे, बस सुन लीजिए। विजयनगर पे 4 प्रमुख राजवंशों ने शासन किया था। कौन कौन से हैं? संगम, सालुब, तुलुब और अराविडु। एक बार फिर से सुनिए, संगम, सालुब, तुलुब, अराविडु, ये 4 मुख्य राजवंशों ने विजयनगर साम्राज्य पर राज्य किया था, अपनी सत्ता की थी। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अब प्रश्न संख्या 37, भारत में निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च है? कौन सर्वोच्च है इसमें? ऑप्शन ए है उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन बी है संसद, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री या ऑप्शन डी है संविधान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ऑप्शन डी, संविधान। भारत में सर्वोच्च है संविधान, बहुत सिंपल है। अच्छा एक चीज़ और देख लेते हैं, संसद, संसद की बात आई है तो संसद किससे किससे मिलकर बनती है? संसद के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के संसद बनती है। तीनों के बारे में हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? इसको पीछे हमने बताया है, आप लोग एक बार देखिए, फिर से वीडियो पीछे करके देखिए, पता चल जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री अनुच्छेद 75 में है, हम लोग बाद में डिटेल में देखेंगे। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 38। प्रश्न संख्या 38 क्या कह रहा है? 2011 के 97वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा निदेशक सिद्धांत जोड़ा गया? नीति निदेशक सिद्धांत है अनुच्छेद 36 से 51 तक, हम लोग इसको बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक अनुच्छेद पढ़ेंगे क्योंकि सब महत्वपूर्ण है। बस इसमें देख लेते हैं कि 2011 में क्या जोड़ा गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन ए कृषि और पशुपालन को व्यवस्थित करना, ऑप्शन बी है सहकारी समितियों को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी है कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, या ऑप्शन डी है पर्यावरण की रक्षा करना। तो 2011 में 97वें संविधान संशोधन के तहत क्या जोड़ा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। ठीक है, सहकारी समितियों की स्थापना की गई थी। ठीक, अब प्रश्न संख्या 39 देख लेते हैं, थोड़ा सा इसमें बड़ा हो गया है, प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार किशोरों द्वारा किए गए उल्लंघनों के लिए जुर्माना राशि 23 रुपये है। तो कितना रुपया लगेगा अगर कोई किशोर यातायात के नियमों का उल्लंघन करता है? तो ऑप्शन ए है 2000, या ऑप्शन बी है 25,000, ऑप्शन सी है 5,000 या ऑप्शन डी है 10,000। तो किशोरों द्वारा उल्लंघन किए गए यातायात के नियम के लिए क्या राशि दंडित की जाएगी? तो ऑप्शन बी 25,000 इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल है, बस थोड़ा सा प्रश्न आगे पीछे हो गया, प्रश्न और उसका ऑप्शन। अगले प्रश्न और लास्ट प्रश्न पे चलते हैं आज। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त निम्नलिखित में से किस शब्द पद का अर्थ है विशेषाधिकार का अभाव? तो किसका अर्थ है विशेषाधिकार का अभाव? ऑप्शन ए है समानता, ऑप्शन बी है बंधुता, ऑप्शन सी है स्वतंत्रता या ऑप्शन डी है संप्रभुता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विशेषाधिकार का अभाव, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? समानता। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं फ्रेंड्स। लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट ज़रूर करिएगा, और हाँ इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।